माँ जी देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें, कहाँ जाएं। एक तो उस जमींदार ने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया और अब हमारे पास ना ही सोने और ना ही खाने की कोई जगह है और ना ही इस बारिश से बचने की जगह है। तू चिंता क्यों करती है बहू? तेरे ससुर जी और राहुल गए हैं ना घर का पता करने। तू फिक्र मत कर, जल्दी ही वो लोग नए घर का पता करके आ जाएंगे। वैसे भी बहू इस हालत में चिंता करना सही नहीं है, इसलिए तू बेकार की चिंता मत लिया कर। माँ जी चिंता कैसे ना करूं? जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं उसे अभी से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान जाने कल को क्या होगा। मोनिका की ऐसी बातें सुनकर आशा कुछ नहीं बोलती। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। पेड़ के नीचे बैठी मोनिका और उसकी सास आशा पूरी तरह भीग चुकी थी कि तभी दूर से राहुल और उसके पिता रामप्रसाद आते हैं, जिसे देख मोनिका अपने पति राहुल से कहती है, राहुल कुछ पता चला? रहने के लिए कोई जगह मिली? नहीं मोनिका, पूरे गांव में घूम लिया लेकिन कोई भी हमें रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। सब लोग जमींदार के डर से मना कर रहे हैं। बेटा हमने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखा बहू, गरीब की मदद करने से सब डरते हैं। अरे क्या हुआ मोनिका? कुछ नहीं, बस बच्चे की चिंता हो रही है। भगवान सब ठीक करेगा बेटी। अगर आज हमारा टाइम खराब है तो कल अच्छे दिन भी होंगे। रामप्रसाद भी अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। सभी लोग दुखी बैठे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। तभी राहुल की नजर सामने खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर गई। उस पेड़ का तना बहुत बड़ा था और उसके बीच में एक खोखला हिस्सा बना हुआ था, जिसे देख उसको एक आइडिया आता है और वो अपने पिता से कहता है, पापा जरा उधर देखिए। क्या हुआ? उस पेड़ के अंदर काफी जगह दिखाई दे रही है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन उस पेड़ के अंदर की जगह से हमें क्या लेना देना? लेना देना है पापा, हमारे पास रहने को जगह नहीं है और इस मौसम में अगर हमें कोई खाली जगह मिल रही है तो हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बेटा तू कहना क्या चाहता है कि अगर हमें कोई जगह नहीं मिल रही तो हम उस पेड़ में रहने जाएं? तो इसमें बुराई क्या है माँ? इस तरह रोड पर रहने से अच्छा है कि हम वहाँ रहें जहाँ हम अपना सर छुपा सके। वैसे भी ऐसे मौसम में मोनिका बीमार हो जाएगी। सभी को राहुल की बात बिल्कुल ठीक लगती है और वो चारों उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि पेड़ का तना अंदर से इतना बड़ा है कि उसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सकता है। उसे देखकर आशा की आंखों में चमक आ जाती है। हे भगवान, ये पेड़ है या कोई कमरा? भगवान ने इसे हमारे लिए ही यहाँ बनाया है। हाँ माँ, आज की रात तो हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। कम से कम इस तेज बिजली और बारिश से तो बच जाएंगे। राहुल और उसके पिता रामप्रसाद जल्दी जल्दी आसपास से सूखी टहनियां और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे करने लगते हैं। वहीं आशा और मोनिका भी पेड़ के अंदर की मिट्टी और गिरे हुए पत्तों को साफ करने लगती हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद पेड़ के अंदर बैठने लायक जगह बन जाती है। चारों लोग थके हुए उसी पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमें इस तरह पेड़ के अंदर रहना पड़ेगा। बुरा समय है बहू, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। भगवान सब देख रहा है। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगती है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी। कभी बिजली चमकती तो पूरा जंगल रोशनी से भर जाता और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छा जाता। पेड़ के अंदर बैठे चारों लोग एक दूसरे के सहारे रात बिताने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत मोनिका, मैं और पिताजी यहीं हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। रात भर कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती तो कभी पेड़ की शाखाएं तेज हवा में हिलने लगती। किसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही राहुल खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वो काफी देर तक जंगल में घूमता रहता है। कई जगह देखने के बाद उसे कुछ बेर, जामुन और दूसरे फल दिखाई देते हैं। वो जितने फल मिल सकते थे तोड़कर अपने कपड़े में बांध लेता है और वापस पेड़ के पास आ जाता है। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? इतनी देर लगा दी। जंगल में काफी अंदर तक जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से फल मिले हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। पेट तो नहीं भरता, लेकिन मजबूरी में उसी से काम चलाना पड़ता है। बेटा, भगवान किसी न किसी तरह हमारा पेट भर ही रहा है। पहला दिन किसी तरह गुजर जाता है। दूसरे दिन सुबह फिर राहुल और रामप्रसाद खाने की तलाश में निकलते हैं। इस बार उन्हें कुछ और फल और खाने लायक जड़ें मिल जाती हैं। दोनों उन्हें लेकर वापस आते हैं।
बेटा, भगवान किसी ना किसी तरह हमारा पेट भर ही रहा है। बस पिताजी जल्दी से कोई रास्ता निकल आए। दिन में कई बार गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। जब वो रामप्रसाद के परिवार को पेड़ के अंदर रहते देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। कुछ लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन जमींदार के डर से कोई आगे नहीं बढ़ता। माँ जी, क्या गांव वालों को हमारी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आता? तरस तो आता है बहू, लेकिन जमींदार का डर लोगों की इंसानियत से बड़ा हो गया है। इस तरह दोनों सास बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम होते ही चारों लोग फिर उसी पेड़ के अंदर बैठ जाते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। दूसरी रात भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब तीसरे दिन सुबह जब सभी उठते हैं तो उनके चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी। लगातार ठीक से खाना न मिलने और इतनी परेशानी की वजह से सब कमजोर पड़ने लगे थे। राहुल फिर जंगल की तरफ निकल जाता है, जबकि रामप्रसाद पास के तालाब से पानी लेकर आते हैं। बहू, तू थोड़ा आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं माँ जी, आज सुबह से बहुत कमजोरी लग रही है। दिन भर मोनिका सुस्त सुस्त बैठी रहती है। अब उस बरगद का पेड़ ही उनका ठिकाना बन चुका था। वहीं खाना, वहीं बैठना और वहीं रात गुजारना उनकी मजबूरी बन गई थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। गांव वाले डर के मारे चुप रहते हैं और रामप्रसाद का परिवार उसी पेड़ में रहने को मजबूर रहता है। लगातार 3 दिन तक सिर्फ फल खाने और इस बड़े सदमे की वजह से मोनिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। बहू, तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? तू कांप क्यों रही है? मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं माँ जी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मोनिका अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। राहुल उसे संभालता है। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी के आंसू आ जाते हैं। नहीं, अब बहुत हुआ। जमींदार के डर से गांव वाले चुप है तो रहे। मैं अपनी पत्नी को इस तरह बीमार नहीं छोड़ सकता। मैं अभी गांव के डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। राहुल दौड़ता हुआ गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर और वही बुजुर्ग मोनिका का इलाज करने उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं तो मोनिका की हालत देखकर डॉक्टर की आंखें भर आती हैं। डॉक्टर उसे दवा तो दे देता है, पर जब वो आता है तो वो चौपाल पर खड़े लोगों पर चिल्लाने लगता है। डूब मरो गांव वालों, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। जमींदार के डर से इतने डरपोक बन गए हो कि एक बेकसूर औरत बिना सही इलाज और दवा के जंगल में पेड़ के नीचे तड़प रही है। अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार जमींदार से ज्यादा तुम सब होगे। तुम सही कह रहे हो, इन सबके जिम्मेदार हम ही हैं, गांव वाले। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अगर अब भी हम जमींदार से डरते रहे तो जो हाल रामप्रसाद के घर का हुआ है वो आने वाले समय में हमारा भी हो सकता है। नहीं नहीं, अब और नहीं, हम रामप्रसाद के साथ हैं। चलो पंचायत बुलाओ। इस तरह अब सभी गांव वाले गुस्से में मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद मुखिया ये ऐलान करते हैं कि अगले दिन पंचायत वहीं होगी जहां राहुल का परिवार रहता है। अगले दिन पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं जहां राहुल और उसका परिवार रह रहा होता है, ताकि सब लोग ये देख सकें कि परिवार किस हाल में रह रहा है। मुखिया के आदेश पर जमींदार भी अपनी अकड़ में वहां पहुंचता है। जमींदार को देख मुखिया जमींदार से कहते हैं, जमींदार, हमें पता चला है कि तुमने रामप्रसाद का घर अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें बेघर कर दिया है। किस हक से किया तुमने ये? मुखिया जी, इन्होंने मुझसे कर्ज लिया था। 3 साल हो गए पर अब तक पैसे वापस नहीं किए, इसीलिए मैंने इनका घर छीना, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं किसी को बेघर करने का। मुखिया जी, मैंने कर्ज लिया था और आधा चुका भी दिया था, और मैंने घर गिरवी रखने के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए थे। इसने धोखे से अंगूठा लगवाया था। सबूत क्या तुम्हारे पास कि मैंने धोखा किया? कागज पर तुम्हारा अंगूठा है। जमींदार की बात सुनकर रामप्रसाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई प्रूफ नहीं था। तभी पंचायत के पीछे से वही बुजुर्ग और गांव के 2 लोग सामने आते हैं। उनके हाथ में जमींदार के बही खाते की एक पुरानी असली रसीद होती है, जो जमींदार के ही एक मुंशी ने चुपके से बुजुर्ग को दी होती है। सबूत ये रहा मुखिया जी। इस रसीद में साफ लिखा है कि रामप्रसाद ने आधे से ज्यादा पैसे चुका दिए थे और घर गिरवी नहीं था। जमींदार ने नकली कागज बनाए हैं। हाँ मुखिया जी, उस रात जमींदार के आदमी जबरदस्ती घर में घुसे थे, हमने खुद देखा था, पर हम जमींदार के डर से कुछ बोल नहीं पाए। जब पूरे गांव वाले एक साथ होकर जमींदार को घेरते हैं और असली सबूत सामने आता है तो जमींदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सारी अकड़ खत्म हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी। उसका इस तरह का चेहरा देख मुखिया को भी सब समझ आ जाता है और
जमींदार, तुम्हारा धोखा पकड़ा गया है। तुम्हें तुरंत राम प्रसाद का घर वापस करना होगा और मोनिका के इलाज का पूरा खर्च भी देना होगा। अगर मना किया तो पूरा गांव तुम्हें अभी बांध कर जेल ले जाएगा। नहीं नहीं मुखिया जी, पुलिस को मत बुलाओ, मैं इनका घर अभी वापस करता हूँ। ये सुनते ही राहुल और उसके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ जी, हमारी मुश्किलें खत्म हो गई। हमारा घर हमें वापस मिल गया। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं बेटा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। इस तरह पूरा परिवार अपने घर वापस लौट आता है, जिसके बाद सभी गांव वाले थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर राहुल के घर की मरम्मत भी करवा देते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब सब नॉर्मल हो जाता है।